गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा जो एनीमिया का सेकंड पार्ट है, हाइपोप्रोलिफरेटिव का। जो हमने पहला डेफिशिएंसी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था उसको हमने पढ़ाई किया था। आज हम बात करेंगे अप्लास्टिक एनीमिया, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया जो है, जिसका नाम क्या है, अप्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम बोन मैरो फेलियर के नाम से भी जानते हैं। तो परिभाषा जैसे देखते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ बोन marrow and blood stem cell and replacementary of marrow with fat। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे बोन मैरो के अंदर जो ब्लड स्टीम सेल्स होती है, जहाँ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोडक्शन जहाँ होता है, वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, जिसके कारण से जो है प्रॉपर आरबीसी जो है हमारा प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। या फिर बोन मैरो के चारों तरफ जो है हमारा फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण से आरबीसी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो ये दो कंडीशन है अप्लास्टिक एनीमिया के। सबसे पहले कि बोन मैरो का जो रेड स्टीम सेल जो होती है, ब्लड स्टीम सेल्स होती है, वो डैमेज हो जाए, या दूसरा है कि बोन मैरो के आसपास जो है फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है या रिप्लेसमेंट हो जाता है। उस कंडीशन को अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब ये कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है कि इटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पहला कॉज फैक्टर जो होगा वो होगा कंजेनाइटल डिजीज़। यानी कि उसको पेशेंट को जो है किसी प्रकार का जन्मजात डिसऑर्डर अगर है, जैसे हेरिडिटी हो गया, या कंजेनाइटल डिस्क कैरोटिसिस हो गया, या फिर शॉमन डायमंड सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंजेनाइटल डिजीज़ होने के कारण से जो ब्लड स्टीम सेल्स है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती है आरबीसी का, जिसके कारण से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम सेकंड कॉज बात करते हैं, एक्वायर्ड कॉज, यानी कि जन्म होने के बाद जो है पेशेंट को क्या क्या कॉज हो सकता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, यानी कि किसी प्रकार के टॉक्सिन सब्सटेंस से वो अगर एक्सपोजर हो रहा है तो उसके कारण से भी उसके बोन मैरो क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, स्टीम सेल जो है इफेक्ट हो सकती है और आरबीसी प्रोडक्शन में अवरोध कर सकती है। जैसे कि हम बेंजीन, तो बेंजीन जो है वो हम उसको एक्सरे के लिए यूज करते हैं, या बेंजीन ड्रग हम यूज करते हैं, तो उसके कारण हो सकता है। या फिर किसी प्रकार की इम्यूनिटी डिजीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर वो हो जाए, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो जाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स, यानी कि बहुत सारी ड्रग्स का हम यूज करते हैं, तो उनके कारण से भी बोन मैरो जो है क्या हो सकती है, इफेक्टेड हो सकती है। या फिर पैरोवायरस जो इन्फेक्शन है, पीवीआई, उसके कारण हो सकता है, या प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मरीजों का हमें लक्षण क्या क्या दिखाई देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि रेटिकुलोपीनिया। रेटिकुलोपीनिया का मतलब क्या हो जाएगा, आरबीसी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और पैचाई, पेशेंट के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो है पैचेस टाइप का जो है धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे। ल्यूकोपीनिया की शिकायत हो जाएगी, यानी कि डब्ल्यूबीसी में जो ल्यूकोसाइट है उसकी कमी हो जाएगी। और पैलर स्किन हो जाएगी, इकोमोसिस हो जाएगा उसको, एनीमिया विथ मेलाजी हो गया, यानी कि एनीमिया के कारण से उसको पेशेंट जो है थका थका फील करेगा, पाल्पिटेशन की शिकायत रहेगी, उसके ब्रेसिंग हो जाएगी। ब्रेसिंग का मतलब क्या है कि मसूड़ों के अंदर जो है दांतों की मसूड़े जो होती है वो वीक हो जाएंगे, उनसे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। रेटिनल हैमरेज, यानी कि उसके जो रेटिना है उसके अंदर जो है ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। नाक से एपिटैक्सिस जो है, ब्लीडिंग ऑफ नोज से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, उसको हम एपिस्टैक्सिस कहेंगे। लिम्फेडेनोपैथीज एंड स्प्लिनोमेगाली, यानी कि जो हमारा स्प्लीन है उसका इन्लार्जमेंट हो जाएगा, और लिम्फेडेनोपैथी जो हमारे लिम्फ है उनके अंदर जो है इन्लार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण हमें पेशेंट को देखने को मिलेंगे। नंबर 1 रेटिकुलोपीनिया, पैचाई, ल्यूकोपीनिया, पैलर, इकीमोसिस, एनीमिया विथ मेलाइजी, पाल्पिटेशन, ब्रशिंग, रेटिनल हैमरेज, एपिटैक्सिस, लिम्फोएडिनोपैथीज एंड स्प्लिनोमेगाली। अब ऐसे मरीज की हम जांच क्या क्या करेंगे, या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि भाई उसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर है या फिर एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, और बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो के अंदर जो अपना ब्लड स्टीम सेल्स है उसकी बायोप्सी करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे उसको, एक्सरे करवाएंगे, यूएसजी करेंगे, और वायरल स्टडी करेंगे किसी प्रकार का उसको वायरल डिजीज़ तो नहीं है जिसके कारण से ल्यूकोसाइड जो है डिक्रीज या इंक्रीज़ हो रहा है। इम्यून कम्पेटिटिव जो है, इम्यूनिटी जो है उसका हम कम्पेटिटिव टेस्ट करेंगे, बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, और ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी जो है उसका नॉर्मल
एग्जामिनेशन करेंगे। इन सब से हमें पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर जो है बोन डेंसिटी के अंदर जो है आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है या फैट का रिप्लेसमेंट हो रखा है, ये सब पता चलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे अपन अप्लास्टिक एनीमिया वाले मरीज़ का, आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट एंड डूइंग ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी कॉजेटिव होगा, कंजेनाइटल होगा या एक्वायर्ड कॉज होगा, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स हम जो होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एटीजी है, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ग्लोबुलिन जो ड्रग्स आती है वो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आर डन, यानी कि पीबीएससीटी करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो ये सारा जो मैनेजमेंट है अप्लास्टिक एनीमिया के लिए हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि ये हाइपोप्रोलिफरेटिव का तीसरा टाइप है जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या कहता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज़ ए डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम इनहिबिट ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज आरबीसी, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए जो है डीएनए का सिंथेसिस होने लग जाता है, जिसके कारण से जो उसका आरबीसी का जो करेक्टर है, आरबीसी अपनी नॉर्मल वॉल्यूम से जो है एक्सेस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इनलार्ज हो जाती है आरबीसी, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ईटियोलॉजी क्या हो जाएगी, इसके अंदर किन किन कारणों से हो सकती है? ये फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है, यानी कि जब मरीज के अंदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगा तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की शिकायत देखने को मिल सकती है। या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो उसके कारण से हमें देखने को मिल सकता है। ओवर ड्रग इंड्यूस, या ड्रग का वो ओवर यूज कर रहा हो। इसके अलावा जो है अदर सेकेंडरी कंडीशन, जैसे कि पेशेंट जो है कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा हो, जैसे कि कीमोथेरेपी ले रहा हो, या जेनेटिक कंडीशन, उसको जेनेटिक कंडीशन हो रखी हो, या हाइपोविटामिनोसिस हो रखा हो, यानी कि विटामिन की कमी हो रखी हो। ठीक है, तो ये सारे पेशेंट के अंदर कॉजेज़ के रूप में है। कौन से एनीमिया के अंदर है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है, ये मैन ऑफ कॉज होगा। जिसके अलावा जो दूसरे कॉज जो है, जैसे कि ओवर ड्रग इंड्यूस करना, ठीक है, कीमोथेरेपी करना, जेनेटिक कंडीशन होना, या हाइपोविटामिनोसिस होना। अब लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। सोर टंग्स, यानी कि उसके जो टंग है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? सोर हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। उसका वेट लॉस होने लगेगा। उसका जो हार्ट रेट है वो कैसा हो जाएगा? रैपिडली हो जाएगा। अटैक्सिया उसको देखने को मिलेगा। फटीग पेशेंट को देखने को मिलेगा। टिंगलिंग इन हैंड एंड फिट, जो उसके हाथ और पैर जो है उसमें टिंगलिंग आने लग जाएगा। नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, हाथों के अंदर जो है नमनेस हो जाएगी। और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख भी नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया की शिकायत रहेगी। कन्फ्यूजन रहेगा और एंजियस रहेगा। ठीक है, तो ये सारे लक्षण वाला मरीज़ जो होगा वो उसको हम क्या कहेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, कि किस तरह से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे लैक ऑफ विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 की अगर जैसे कमी होती है तो फॉलिक एसिड टू बी ट्रैप्ड एज फॉलेट ट्रैप करेगा, यानी कि जो फॉलिक एसिड होगा वो क्या होने लगेगा? ट्रैप होने लगेगा, उसको ढूंढना शुरू कर देगा। और डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शन ऑफ FH4, यानी कि फॉलिक एसिड का जो FH4 जो है उसका बाउंडिंग डेफिशिएंसी जो फंक्शन है उसका जो कम हो जाएगा। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ थायरोडिन मोनोफॉस्फेट की इम्पेयरमेंट होने लग जाएगी, जिसके कारण से लार्ज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फेल्स टू डिवाइड रेपिडली, यानी कि जो है इरिथ्रोब्लास्ट होने लगेगा, इरिथ्रोसाइड जो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होने लगे वो फेल हो जाएगा और ये कंटिन्यू डिवाइड होने लगेंगे आपस में, जिसके कारण से फेल टू मेक मैच्योर आरबीसी, जिससे जो आरबीसी का निर्माण होगा वो कैसा होगा? मैच्योर आरबीसी का निर्माण हो, जो मैच्योर आरबीसी का जो निर्माण होना है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और उसी के कारण से हमें क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर वही हम CBC देखेंगे और गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे या गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बायोप्सी करेंगे और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। तो इस तरह से पेशेंट का जो है विटामिन्स का असेसमेंट करना, हिस्ट्री कलेक्शन लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, ब्लड टेस्ट करना, गैस्ट्रोस्कोपी करना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बायोप्सी करना और यूरिन एग्जामिनेशन करना, ये सारे डायग्नोसिस हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि मैनेजमेंट, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट को हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे विटामिन B12 की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर विटामिन B12 का रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। ऑरल सप्लीमेंटेशन और फर्टिफाइड सोय मिल्क जो आता है वो हम उसको ऑरल सप्लीमेंट के रूप में देंगे। और ऑरल और इंट्रावीनियस फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे। साथ ही साथ जो है हम उसको प्रिकॉशन जो भी करना है वो हम प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। उसको कंफर्ट रहने के लिए हम बोलेंगे, एंजियस रहने से बचाएंगे उसको, ताकि उसके डिजीज़ के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में उसको बताएंगे। तो इस तरह से हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और आपका जो है प्लास्टिक एनीमिया की वीडियो ये हमने आपको शेयर की है। अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिएगा और किसी प्रकार का कोई एरर हो तो भी हमें बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।